हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो ASP डॉट नेट और सी शार्प से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप डॉट नेट में इंटरव्यू देने जाओगे तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आपको हमेशा ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करो, हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप सर्च भी करोगे नेट पे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। हाँ, सो हाय गाइस। सो मैं वीडियो बना रहा था तो अब ये थर्ड पार्ट पे हम पहुंच गए हैं। और हम इसमें बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं डॉट नेट एंड सी शार्प से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो बाकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये थर्ड पार्ट है आपका। तो ये देख लेते हैं कि शैडो और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। तो ओवरराइडिंग क्या होती है वो आपने सुना होगा, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने पिछली वीडियोस में करा था कि उसमें क्या था कि वर्चुअल ओवरराइड के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। और शैडोइंग में क्या होता है, हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये वर्चुअल का कंसेप्ट आ गया, इसमें हमने ओवरराइड कर लिया। ये हो गया आपका ओवरराइड वाला कंसेप्ट। और शेडोइंग में क्या होता है कि जैसे आपका फंक्शन है, ठीक है, हम इसको शेडो करना है, मतलब हमें इसको हटाना है, हमें नई इंप्लीमेंटेशन लानी है। तो या तो ओवरराइड कर सकते थे, बट बेस क्लास में वर्चुअल इसको डिफाइन नहीं किया, तो हम इसको न्यू करके भी कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जब आप चाइल्ड क्लास से इसको एक्सेस करोगे तो ये वाला फंक्शन यूज हो जाएगा, और अगर बेस क्लास से यूज करोगे तो ये वाला यूज होएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा टर्म याद रख लेना, शेडोइंग एंड ओवरराइडिंग वो होता है। या मेथड हाइडिंग का भी कंसेप्ट है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ये कुछ दिखा रहा है कि बस वही है कि न्यू कीवर्ड इज यूज फॉर हाइडिंग वाज इंटेंडेड, क्योंकि वो कह रहा है कि वो फिर आप कंफ्यूजन ना हो, आपने न्यू यूज कर लिया इस वजह से। अच्छा, और क्या आप मिक्सिंग ओवरराइडिंग एंड शेडोइंग भी यूज कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम कि एक क्लास में वर्चुअल करा, फिर उसको न्यू करके वर्चुअल कर दिया, फिर लास्ट में आपको वर्चुअल ओवरराइड कर दिया। तो ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वर्चुअल कर दिया तो उसको हम दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमने एक्सेस करा, उसको न्यू करके फिर दोबारा वर्चुअल कर दिया, तो होगा क्या कि जो चाइल्ड क्लास से इनहेरिट होगा तो वो इसी को ओवरराइड करेगा, इसको नहीं करेगा। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है कि हैश टेबल और डिक्शनरी में क्या है। वैसे तो हम यूज़ करते नहीं है डिक्शनरी ज़्यादातर, डिक्शनरी भी हम कम ही यूज़ करते हैं, लिस्ट में ज़्यादा काम चलता है। बट देख लेते हैं हैश टेबल और डिक्शनरी में क्या होता है। हैश टेबल इज ए नॉन जेनरिक कलेक्शन, डिक्शनरी इज जेनरिक कलेक्शन। अब हम बात कर रहे थे कि जेनरिक क्या होता है, जेनरिक में हम डेटा टाइप पास कर सकते हैं। और ये नॉन जेनरिक होता है, इसका मतलब ये फास्ट नहीं होता है हैश टेबल। सिस्टम कलेक्शन में है ये, और डिफाइन एज ए जेनरिक नेम स्पेस, और डिक्शनरी जेनरिक नेम स्पेस में आती है। और हैश टेबल में क्या होता है, यू कैन स्टोर एज ए की वैल्यू पेयर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो की वैल्यू पेयर्स है वो डिफरेंट टाइप्स के भी कर सकते हो। तो जैसे आप ये देख रहे हो कि पहले हमने की बना दी की वन, फिर बना दी वन। अब आप ये सोच सकते हो कि जब आपको की ढूंढनी पड़ेगी तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी इसको देखने में। तो इस तरह से आप इसको लूप लगाकर फिर आपको एक एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तो वो काम इतना सही नहीं रहता है। तो हैश टेबल थोड़ी स्लो है। और डिक्शनरी में क्या है कि अब जैसे यहाँ पे हमने देखो की वैल्यू पेयर है, तो की हमने की का भी हमने डेटा टाइप बता दिया, तो स्ट्रिंग टाइप की भी की यूज डालेंगे। तो अगर कोई वर्ड डालने की कोशिश करेगा तो वो उससे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। और डेटा टेबल स्लोअर देन द डिक्शनरी, तो हैश टेबल में वो स्लो ही होगा क्योंकि अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग करनी पड़ती है। और डेटा रिट्रीवल भी फास्ट होता है हैश टेबल ड्यू टू नो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। और डेटा रिट्रीवल भी फास्ट होता है डिक्शनरी में, क्योंकि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग नहीं करनी पड़ती, सबको टाइप्स पता है और सीधा वो जनरेट कर देता है। तो इसमें ये थोड़ा आसान हो जाता है। और अगर एक्सेस की प्रेजेंट नहीं होती है हैश टेबल में, तो ये क्या करते हैं, नल वैल्यू रिटर्न कर देता है। पर अगर डिक्शनरी में एक्सेस नहीं होती तो वो एक एरर जनरेट करता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आह, ठीक है। बाकी ये थ्रेड सेफ है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक चला जाता है। स्टैटिक मेंबर्स में इसको थोड़ा दिखाना मुश्किल है, तो अवॉइड कर दोगे तो कोई बात नहीं है। तो कभी टाइम मिलेगा तो इसको और डिटेल में बनाएंगे हम। बट अभी के लिए ठीक है, बस इतना भी बहुत है। बाकी ये कुछ कलेक्शंस हैं, जेनरिक टाइप की कलेक्शन है इंट। और बाकी जेनरिक कैसे डिफाइन करते हैं हम, जैसे जेनरिक क्या होता है कि कोई भी डेटा टाइप हम डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब वो क्लास पूरी उसी तरह से बन जाए। ज़्यादातर ये रिपोजिटरी पैटर्न वगैरह में आपको देखने को मिलेगा
कभी बनाएंगे वीडियो तो उसमें भी डिस्कस करते हैं, बाकी आप नेट पे सर्च कर लेना, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई है। तो उसमें क्या है कि जेनरिक हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं टी से, और इसके अंदर जितने भी है टी से रिलेटेड डेटा हम डाल देंगे। टी वैल्यू तो अब मान लो इसमें इंट अगर हमने पास किया तो सारे इंट टाइप के बन जाएंगे वो। हम जैसे स्ट्रिंग डाल दिया तो सब स्ट्रिंग टाइप का वो उठा लेगा। और सिमिलरली हम अगर फ्लोट डालना चाहते हैं तो फ्लोट भी हम डाल सकते हैं। तो इसमें हम कुछ इस तरह की मैनिपुलेशन जो कॉमन मैनिपुलेशन हो सकती है तो वो डालकर हम एक काफ़ी रीयूजेबल टाइप की चीज़ बना सकते हैं हम इसके थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है हमें इसमें जेनरिक टाइप में। बाकी फिर आपकी सॉर्टेड लिस्ट है, is a collection which a key value pair according to the keys by default sort keys value pair is ascending order। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, सॉर्टेड ही होती है, तो मतलब जब भी आप इसमें वैल्यू डालोगे तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाती है वो। ठीक है, और वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होती है। तो ये थोड़ा सा बूस्ट होता है क्योंकि आप जब भी कोई लिस्ट बनाओगे उसको आपने देखा होगा कि आप सॉर्ट करते हो मैनुअली, मतलब एक फंक्शन कॉल करके, तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होती है, तो इसलिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस बूस्ट ज़्यादा होता है इसमें। अब देख लें हैश सेट क्या होता है। हैश सेट इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। अब इसमें देखो कि अगर आपको कोई ऐसा चीज़ चाहिए कि जहाँ पे आपको यूनिक एलिमेंट्स ही रखने हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि इट सपोर्ट्स द एलिमेंट ऑफ सेट्स एंड यूजेस द हैश टेबल फॉर स्टोरेज। हैश टेबल आपको याद होगा कि वो क्या करती थी कि नॉन जेनरिक होती थी, इसमें किसी भी तरह का आप की वैल्यू टेबल में स्टोर कर सकते थे। और ये सेट्स को करते हैं, ये मेरे को भी ध्यान नहीं है अभी क्या है, पर ये ध्यान रखना बस कि यूनिक एलिमेंट इसमें आते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और ये हैश टेबल की तरह ही यूज होती है। द परफॉर्मेंस हैश सेट इज मच बेटर इन कंपेरिजन टू द लिस्ट। ये कहता है कि हैश सेट बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू द लिस्ट। और मैंने कहीं कहीं आई थिंक जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क बनाते हैं वहाँ पे हैश सेट यूज़ करते हुए देखा है मैंने। तो उसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे कभी, बट नॉट इन दिस वीडियो। ये थोड़ा सा और भी दे रहा है कि भाई इस तरह के टॉपिक भी हैं आपके करने के लिए, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि हैश सेट स्ट्रिंग हमने डाल दिया है। अच्छा, दिस इज लाइक थोड़ा सा डिफरेंट देखा मैंने कि ये एक्चुअली जेनरिक टाइप्स है। तो ये एक मतलब फिर तो बूस्ट होगा ही क्योंकि हमने हैश सेट में हमने स्ट्रिंग टाइप का हमने देखा है। तो जेनरिक टाइप का होता है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। बाकी सॉर्टेड सेट्स हैं, इसमें ऑलरेडी सॉर्टेड होती है लिस्ट। जनरली यूज टू सॉर्टेड क्लासेस हैव टू स्टोर यूनिक एलिमेंट्स एंड मेंटेन असेंडिंग, और ये भी यूनिक एलिमेंट्स में रहता है। फिर सॉर्टेड डिक्शनरी होती है कि मस्ट बी यूनिक, इसमें भी यूनिक होती है क्योंकि सॉर्ट करेंगे तो यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। तो इस तरह का केसेस जहाँ पे आपको सॉर्टेड कलेक्शन चाहिए हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट क्योंकि मेरे को दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड, तो इसलिए मैंने सारी लिख ली हैं। इसलिए मैं थोड़ा अजीब तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं। बाकी स्टैक हो गया, क्यूज हो गया। एक ये एक्सपेंडो का भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सपेंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये डायनेमिक से किस तरह से डिफर करते हैं। अभी भी मैं कोई एक सिंपल एग्जांपल बनाया नहीं है, बट कभी बनाऊंगा तो मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा। तो एक्सपेंडो ऑब्जेक्ट क्या है, इसको आप इस तरह से देख लो कि जब आपको डायनेमिक प्रॉपर्टीज बनानी पड़ती है ना तो उसमें एक्सपेंडो ऑब्जेक्ट इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। और अगर आप डायनेमिक के थ्रू जाओगे तो उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। तो वो एक केस है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि ये कह रहा है कि डायनेमिक में आप प्रॉपर्टी डायनेमिकली ऐड नहीं कर सकते। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक यूज़र बनाया सिस्टम डॉट एक्सपेंड ऑब्जेक्ट, उसको डायनेमिक कर लिया, ठीक है। अब यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट एज, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो इस तरह से इसमें हम कर सकते हैं। पर डायनेमिक को हम अगर डायनेमिक टाइप ही बनाएंगे, मान लो न्यू यहाँ पे डायनेमिक कर देते, तो वो चीज़ नहीं कर पाते हम। तो एक्सपेंड ऑब्जेक्ट इसका एक क्या कहते हैं एनहांस वर्जन है एक तरह से। और जैसे हमने ये इस तरह से कर लिया और इसको एक्सेस करना भी देखो कितना ईजी है। और अगर हमने स्ट्रिंग में कर रहे होता तो हम क्या कर सकते थे कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिक्शनरी है और उसको एड्रेस को हमें इस तरह से हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बेसिकली वही बता रहे हैं कि अगर एक्सपेंड ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम किस तरह से ये सिमिलर सिचुएशन हम एक्सप्लेन कर मतलब हम दिखा पाते। तो हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग बनाया,
स्ट्रिंग में हमने स्ट्रिंग बनाया और एक ये ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्ट्रिंग में क्या करा हमने, जो कीज है स्ट्रिंग टाइप की थी, तो एड्रेस हमने डाला, उसमें एड्रेस डाल दिया। फिर एड्रेस में फिर स्टेट डाला, स्टेट डाल दिया, ठीक है। फिर कंसोल में क्या करा हमने, ऑब्जेक्ट टाइप हमने टाइप कास्ट करना पड़ा। तो इसमें एक ये चीज़ है कि देखो, हमने टाइप कास्ट करना पड़ता है हमें जब हम एक्सेस करते हैं, इस केस में हमें नहीं करना पड़ा था। तो ये चीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं कि, और इसमें देखो ये नेस्टेड भी बन गया कि एड्रेस डॉट स्टेट भी हमने आराम से निकाल लिया, उसमें नहीं कर सकते थे। इसमें हमें इस तरह से एड्रेस के अंदर स्टेट हमें डालना पड़ रहा था। और मैंने एक चीज़ वो थोड़ी सी मैंने मिस कर दी कि जो डिक्शनरी में एड्रेस था, इसमें हमने एड्रेस डाला, ठीक है। अब इस ये जो एड्रेस है, मतलब ये जो एड्रेस है, इसके अंदर फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी ऐड करी है, स्टेट। और ये एड्रेस के अंदर स्टेट है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये एग्जांपल आप देख लो, आपके थोड़ा और डिटेल में आपको समझ में आ जाए तो ये थोड़ा सा है कि यहाँ पे हमें इतनी अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग करनी पड़ी, टाइप कास्ट करना पड़ा, उसके बाद हमें ये मिला। और इसमें डायनामिक के थ्रू हम सीधा ही एक्सेस कर लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट ही बनाया हो। तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है ये, रन टाइम प्रॉपर्टीज बना देता है। तो ये एक केस है, काफ़ी अच्छा है। तो ये एक ओवरव्यू था इंटरव्यू क्वेश्चंस का। और आई होप कुछ ओवरव्यू मिल गया हो। मोस्टली अगर आप इनको कर लोगे तो मेरे ख्याल से 60-70% आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ये ओवरव्यू दे रहा था। और अगर आपको इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ क्वेश्चंस पढ़कर आप नेट पे सर्च कर लेना या कुछ डिस्कस कर लेना मेरे से, कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आए। आई नो मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करा होगा क्योंकि टाइम काफ़ी जा रहा था। अब ये मेरे ख्याल से आखिरी पार्ट ही है वीडियो का। मेरे ख्याल से टोटल 1 आवर का ये कुछ बन गया है। इसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में डालूं ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे और टॉपिक भी कवर हो जाए। तो आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, और कोई क्वेश्चन कमेंट हो आप प्लीज़ आंसर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।